कल जो हमने पढ़ा है उसको रिकैप करते हुए आज के हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, ये बेटा जो 3 दिन का पार्ट आपका चलेगा ये केवल बेसिक का पार्ट है। ये बेसिक आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाल कोई मायने नहीं रखते हैं, आपको जब बेसिक समझ में आ गया ना तो सवाल कैसा ही हो आप उसको सॉल्व करेंगे, उससे आप नया सवाल बनाएंगे, उसी सवाल से आप 5-6 सवाल डेकोर कर पाएंगे। ये जब कैपेसिटी आपके अंदर जनरेट हो जाएगी तो आपकी वो जो विधा पहले चल रही थी कि सर इस बुक से सवाल आए, उस बुक से सवाल नहीं आए, या फिर फला कोचिंग संस्थान के सवाल एज इट इज मिल गए, वो सारी व्यवस्थाएं जो है अपने आप आपके दिमाग में सेटअप हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होना है। तो हमने कल क्या देखा था, कल हम देख रहे थे बेटा एक शेप को लेकर के हमने बात की थी जिस शेप का नाम था स्क्वायर। बात करें हम इस स्क्वायर की तो इस स्क्वायर के बारे में बेटा हमने 7-8 बातें की थी। लिखाऊंगा नहीं, मैं आपको बोल करके बता रहा हूं। मैंने कहा एक ऐसी आकृति जिसके अंदर 4 साइड्स हों, 4 भुजाएं हों और चारों के चारों भुजाएं इक्वल हों, क्या हो, समान हो, और समान के साथ साथ में समानांतर हो। ये समानांतर है और ये भी समानांतर है, वो आकृति वर्ग कहलाती है। दूसरी बात की थी कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है बेटा? 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तो चारों इंटीरियर एंगल्स का सम, चारों अंत्य कोणों का योग कितने डिग्री हो जाता है बेटा? 360 डिग्री हो जाता है। और मैंने एक बात और आपको एक्स्ट्रा यहां पर बताई थी, किसी भी आकृति के आंतरिक कोणों का योग निकालने के लिए आकृति में जितनी भुजा हो उसमें से 2 कम करके 180 से गुणा कर दिया जाता है। उसका फॉर्मूला हमने यहां पर क्रिएट किया था n-2 इंटू 180। यही किया था ना बेटा? किसी भी आकृति के अंत्य कोणों का योग इससे निकल जाएगा। फिर एक नेक्स्ट बात हमने की थी, किसी भी आकृति के बहिष्ठ कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है, चाहे कोई भी आकृति हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, रोम्बस हो, या फिर रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कोई सी भी प्रकार की आकृति हो, पंचभुज हो, अष्टभुज हो, है ना, सबके एक्सटीरियर एंगल। अब त्रिभुज में 3 एक्सटीरियर एंगल रहेंगे, जितनी भुजा उतने एंगल, इसमें 4 रहेंगे, पंचभुज होगा तो 5 रहेंगे, तो उनके सबका जो सम होगा, वही कोणों का योग होगा, वो कितना होगा बेटा? 360 होगा। नेक्स्ट बात अपन ने की थी, बात नंबर 3 पर, कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, ये विकर्ण की 5 बातें ये आपको याद हो जानी चाहिए। पहली बात ये थी कि वर्ग का जो विकर्ण होता है ये इसकी भुजा का √2 गुना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा जब ये हमारी a है, डेफिनेट ये हमारा a√2 होगा। ये बात मैं एक्सप्लेन कर चुका था, ठीक है। नेक्स्ट बात मैंने आपको की थी कि वर्ग के अंदर 2 विकर्ण होते हैं और दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चाहे इस विकर्ण की बात करूं बेटा, चाहे मैं इस विकर्ण की बात कर दूं, यहां से लेकर के यहां तक ये वाला डायगोनल, दोनों डायगोनल आपस में समान होते हैं, बराबर होते हैं। फिर नेक्स्ट बात मैंने विकर्ण के बारे में की थी, वो ये की थी बेटा कि वर्ग का विकर्ण जो होता है वो कोण समद्विभाजक होता है। मतलब ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसको 45-45 डिग्री में काटता है। तो यहां पर 1-2 बन गए, यहां पर भी 2 एंगल बन गए, यहां पर भी 2 एंगल बन गए, यहां पर भी 2 एंगल बन गए। अब ऐसी स्थिति में हम बात करेंगे तो हम एक बात ये कह सकते हैं बेटा कि ये समद्विभाजित करता है, ये वाला, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है या 2 समान भागों में बांटता है। तो 90 डिग्री के एंगल को जब समान में बांटेगा तो ये भी 45 रहेगा, ये भी 45 रहेगा। ऐसे ही हम यहां पर बात करें तो ये भी 45 रहेगा और ये भी 45 रहेगा, ये भी 45 रहेगा, ये भी 45 रहेगा, ये भी 45 रहेगा, ये भी 45 रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा? इस प्रकार हम जब देखते हैं तो हम एक चीज यहां पर डायग्नोसिस करते हैं बेटा कि वर्ग के दोनों विकर्ण मिलकर के वर्ग को 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, भाग नंबर 3 और भाग नंबर 4। ये 4 ट्रायंगल इसमें बन जाते हैं दोनों विकर्णों। और चारों का क्षेत्रफल, चारों का परिमाप, चारों का अर्ध परिमाप या चारों की भुजाएं आपस में क्या होती है बेटा? बराबर होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहां से अच्छे क्वेश्चन में जनरेट करूंगा, ठीक है। उसके बाद में अपन थोड़ा सा आगे और चलते हैं। ये 4-5 बात हमने ले ली थी। एक विकर्ण 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 विकर्ण 4 बराबर भागों में बांटते हैं, चारों चीजें आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये चीजें हमने अभी तक पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट अपन कुछ विशेष बिंदुओं को लेकर के चर्चा यहां पर करेंगे। देखिए
वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। सॉरी, दिख तो रहा है ना? एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट, कहाँ चला गया? मोर में नहीं आएगा। चलिए, केवल आपको नजर आ जाना चाहिए, उसके बाद में अपन नेक्स्ट बातें इसी। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। हम यहां पर देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं समद्विभाजित। और समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? समान दो भागों में बांटना, समान या बराबर दो भागों में बांटना, ये हमारा वर्ग है। मैंने आपको कहा है कि वर्ग के विकर्ण, ये वाली लाइन पर आप जरा फोकस करिएगा, इस वाली लाइन पर। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में बांटते हैं। कहने का मतलब यदि मेरा एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल मेरा ये है, तो ये जो वर्ग के विकर्ण है ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब यहां से मैं बात करूं, ये इसका इंटरेक्शन पॉइंट हो गया, यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी, ये आपस में क्या होगी? बराबर होगी। जैसे मान लीजिए ये मेरा विकर्ण 10 होता, तो डेफिनेटली इस मिड पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस होती वो मेरी 5 होती, यहां तक की डिस्टेंस मेरी 5 होती। और मैंने आपको एक बात बताई है कि वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं जब ये 10 होगा, तो डेफिनेटली ये 5-5 होंगे। जब ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, तो ये भी कितने होंगे बेटा? 5 और 5, ये भी 5-5-5 और 5। और ये हमारी भुजा 10/√2 होगी, क्योंकि विकर्ण √2 गुना होता है, तो इसमें √2 का भाग देंगे, तो ये हमारा होगा बेटा 10/√2। तो ये भी हमारा होगा 10/√2, ये भी हमारा होगा 10/√2, और ये भी हमारा होगा बेटा 10/√2। अब थोड़ा सा ध्यान देना यहां पर, जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, 4 बराबर भागों में बांटते हैं, तो ये 5, ये 5, ये 10√2। एक ट्राइंगल ऐसा बना जिसकी दो भुजाएं 5-5 और एक भुजा 10√2 है। यहां पे भी ऐसा ही बन रहा है क्या? दो भुजा 5-5, एक भुजा 10√2 है, दो भुजा 5-5, एक 10√2 है, दो भुजा 5-5, एक 10√2 है। इसलिए चारों इक्वल ट्राइंगल हो गए, समान त्रिभुज हो गए। तो समान त्रिभुज होंगे तो उनका क्षेत्रफल भी समान होगा, उनका परिमाप भी समान होगा, उनका अर्ध परिमाप भी समान होगा, उनकी भुजाएं भी समान होंगी। और जिसकी भुजाएं समान होती हैं उसके कोण भी समान होते हैं। देखिए कोण समान कैसे होंगे, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। देखिए कैसे होंगे कोण समान, यहां पर देखिए जाए। और कोणों से मैं बात करूं तो यहां से एक और नया पॉइंट निकल करके सामने आएगा। थोड़ा सा आप इस चीज को अंडरस्टूड करना, ध्यान से समझना, तो आपको दो नई बातें यहां पे और मिल जाएंगी। देखिए, एक डायगोनल हमारा ये रहा और एक डायगोनल हमारा ये रहा, ठीक है। ये डायगोनल जो होते हैं एंगल बाइसेक्टर होते हैं, कोण समद्विभाजक होते हैं। मतलब ये हमारा 45, तो ये हमारा 45, क्योंकि पूरा कोण 90 का है बेटा, है या नहीं है? और 90 को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो 45-45, ये भी 45-45, ये भी 45-45 और ये भी 45-45। इसी प्रकार होंगे क्या? होंगे या नहीं होंगे? अब मुझे एक बात बताओ, इस सारी चीज को भूल करके 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा फोकस यहां पे करना, जिसको मैं डार्कन कर रहा हूं। ये वाला ट्राइंगल यदि हम लेते हैं, सॉरी क्या हो गया, ये वाला ट्राइंगल हम लेते हैं, ये वाला एक कोई सा भी ट्राइंगल ले लेते हैं, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये 45 है और ये 45 है, 45 और 45 90 हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। इसमें से ये 90 हो गया, तो यहां पर जो एंगल बचा ये कितने डिग्री का है? क्या यहां पर बचा हुआ एंगल भी 90 डिग्री का है क्या? यहां पर बचा हुआ एंगल भी 90 डिग्री का है क्या? और यहां पर बचा हुआ एंगल भी 90 डिग्री का है क्या?
तो मैं एक बात कह सकता हूं, जिस बिंदु पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर पूरा एंगल 360 डिग्री का बनता है। बात मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वर्ग के दोनों विकर्ण जिस स्थान पर आपस में मिलते हैं वहां पर 360 डिग्री का कोण या एक वृत्त का निर्माण होता है। 360 डिग्री का मतलब वृत्त होता है। तो वही बात मैंने यहां पर की है, वर्ग के विकर्ण जहां पर काटते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। पहली बात, काटेंगे तो यहां पर भी 90 डिग्री एंगल है, यहां पर भी 90 है, यहां पर भी 90 है, यहां पर भी 90 है। और कंप्लीट एंगल की बात करें तो इसके आगे मैं लिख सकता हूं, जहां पर 90 डिग्री एंगल का कोण बनता है वहां सारे बिंदु मिलकर के एक वृत्त का निर्माण या 360 डिग्री का कोण बनाते हैं। बात समझ में आ गई? कोई ऐसा है जिसके समझ में नहीं आई? नेक्स्ट बात करें कि वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको भी हम समझते हैं। कैसे होता है आप समझिए, मैं समझाता हूं। यहां पर आप थोड़ा सा हल्का सा माइंड अपना यहां पर कंसंट्रेट करें। देखिए, मैं कह रहा हूं कि वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग है, इसका कोई सा भी एक, चाहे ये विकर्ण ले लो चाहे ये विकर्ण ले लो, इसका मैं ये विकर्ण ले लेता हूं। अभी मुझे एक बात बताओ, ये तो आप बता सकते हैं क्या, मैं बात मानता हूं यहां पर मैंने कहा दिए गए वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी तीन बात मुझे बता दीजिए। इसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप कहोगे दो विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, 10 गुणा 10, क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? यदि यहां पर मैं दूसरी बात करूं, मैं कहूं कि बताओ बेटा वर्ग का विकर्ण कितना होगा? 10√2। मैंने आपको बात बता रखी है कि वर्ग का विकर्ण उसकी भुजा का √2 गुना होता है। तो क्या विकर्ण 10√2 होगा या नहीं होगा? ये अपन ने पहला वाला मामला सॉल्व आउट कर दिया। हमें पता है कि ये विकर्ण जो है इसकी माप आ गई 10√2। बात क्या कह रहा है कि वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, ये वर्ग का विकर्ण है, इस पर इसने एक और वर्ग बना दिया, तो ये वर्ग ऐसे बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बोलिए हां या ना। वर्ग के विकर्ण पर नया वर्ग बनाया मैंने, तो ये ऐसे बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना। और वर्ग के विकर्ण पर क्या बनाया है? वर्ग ही बनाया है। तो वर्ग की तो चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। यदि ये 10√2 है बेटा, तो ये भी क्या है? 10√2। ये भी क्या है? 10√2। ये भी क्या है? 10√2। बात कर रहा हूं मैं जो नया वर्ग बना है उसकी। यहां ये पुराने की बात थी, ये मैं पुराने की बात कर रहा था, पुराने वर्ग की। अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे नए वर्ग की। ये मेरा नया वर्ग आ गया। नए वर्ग का की इसकी भुजा कितनी है बेटा? 10√2 सेंटीमीटर है या नहीं है? यदि मैं बात करूं इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहोगे गुरुजी क्षेत्रफल होगा 10√2 गुणा 10√2। यही होगा कि नहीं होगा? तो मैं यहां पर कर देता हूं 10√2 गुणा 10√2। रूट की संख्या का कभी भी मल्टीप्लाई करना हो तो जो रियल नंबर है उसका पहले कर लो, रूट का रूट से गुणा कर दो। 10 गुणा 10, √2 गुणा 2, √2 2 भाई, √2 गुणा √2 √4, और √4 का मतलब होता है 2। तो 10 गुणा 10 100, और 100 गुणा 2 करेंगे तो क्षेत्रफल कितना आ गया बेटा? यहां पर क्षेत्रफल आ गया 200। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग का दुगना होता है। पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना था? अब के वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां से सवाल पिक हो सकता है कि एक वर्ग जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि उसके विकर्ण पर नया वर्ग बना दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपको पता है 5 सेंटीमीटर की भुजा का वर्ग 25, वो क्षेत्रफल 25 होता है। उसके विकर्ण पर बनेगा तो उसका दुगना होगा। 25 का दुगना कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तीनों बिंदु जो मैंने यहां पर लिख रखे हैं ये समझ में आ गए? चलें थोड़ा सा आगे। यस,
इसका विकर्ण क्या होगा? बहुत अच्छी बात इन्होंने की है। जब तक आपके, मैं सोच रहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति आए जो इस प्रकार के लीगल क्वेश्चन, लॉजिक वाले क्वेश्चन मेरे से करे। मैंने क्या बताया है? ये 10√2 है और मैंने आपको बता रखा है कि वर्ग का विकर्ण उसकी भुजा का √2 गुना होता है। तो इस 10√2 को गुणा कर दो बेटा √2 से, चाहे तो √2 से कर दो, चाहे 1√2 कह दो, क्या फर्क पड़ रहा है? 10 एकम √2 गुणा √2, 2, 10 को 2 से गुणा किया 20, या फिर √2 को √2 से गुणा करेंगे 2, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो इसका विकर्ण कितना आ जाएगा बेटा? 20 सेंटीमीटर का विकर्ण आ जाएगा। बात आ गई समझ में? ये 3 बिंदु है, तीनों इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई? आगे चले। आप में से कोई ऐसा हो कि ओ मट साहब हमारे दिमाग में बाहर नहीं जा रही, तो मेरे को रोक लेना, है ना? चलिए नेक्स्ट पे अपन चलते हैं। यस, ये बात भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि वर्ग के किन्हीं भी दो कोनों से सामने वाली भुजा को छूता हुआ कोई ट्रायंगल बना दिया जाए तो इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है। आजकल एसएससी का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन हो गया है और मेरा मानना यह है कि RSMMB भी इस पर सवाल पूछ सकती है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। साथ में भी ये समझ में आना चाहिए कि क्यों होता है। मैंने आपको बता रखा है, हर जगह आप क्यों दागना, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार अपन बात करते हैं थोड़ी सी 2-3 तरीके से इसको लेकर। एक वर्ग मैंने ले लिया ये और एक वर्ग मैंने ले लिया ये। नजर आ रहे हैं ना दोनों वर्ग? चलो थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं ऊपर, इसको और मूव, या फिर इसको यहां ले लेते हैं। चलिए देखिए, मैंने कहा कि वर्ग के किन्हीं भी दो कोनों से, कोई से भी दो कोने ले लें और उस दो कोने से सामने वाली भुजा को छूता हुआ कोई त्रिभुज बना दे। मान लीजिए एक कोना में ले लेता हूं ये और एक कोना में ले लेता हूं ये। किसी के दिमाग में वो मार साहब नहीं, मारे ये नहीं लेना, मारे तो ए और ए लेना, कोई सा भी ले लेना, ये और ये लेना, ये और ये लेना। किसी भी दो कोनों को लेकर के वहां से सामने वाली भुजा को कहीं पे ही छूता हुआ, जरूरी नहीं मध्य में छूता हुआ, कहीं पे ही छूता हुआ कोई वर्ग बना दिया जाए, सॉरी त्रिभुज बना दिया जाए, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है। कैसे होगा देखिए, मान लीजिए मैंने एक तो ये ले लिया और इसको मैंने यहां, मैं नहीं कह रहा कि वो मिड पॉइंट है, आप बिल्कुल टच में भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक मैंने ले लिया ये। ऐसा यदि मैं करता हूं तो ये वाला भाग जो मेरा ट्रायंगल बनेगा, क्या बन गया? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि मान लो ये कोई वर्ग होता, इसके दो कोनों से सामने वाली भुजा को छूता हुआ मैं कोई त्रिभुज बना दूं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है। मैं आपको ये बात बता रहा हूं, क्यों अभी बताऊंगा। अभी मैंने ये नीचे वाले लिए थे, अब की बार मैं ऐसा करता हूं, इसको ले लेता हूं। देख लो बीच से नीचे मिलाया मैंने, है ना, बीच में नहीं मिला रहा हूं, कहीं पे भी छू जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यदि ऐसा करेंगे तो यहां पर एक ट्रायंगल बनेगा। बन रहा है क्या? दो अलग अलग साइड लेकर के हम इस पे काम करने का प्रयास करते हैं। देखिए मान लेते हैं इस वाले वर्ग की भुजा है 10 सेंटीमीटर और इस वाले की क्या मानू? 15। वेरी नाइस, इसकी मैंने मान ली 15 सेंटीमीटर। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है बेटा, है ना। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है क्या? चलिए यदि ये 10 है तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 100। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 100। क्यों होगा? 10 लंबाई 10 चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो जाएगा बेटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? मुझे एक बात बताइए, ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। मेरे पास में आधार तो है ये रहा,
ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई में यहां से निकाल दूं क्या, ये ऊंचाई हो गई क्या, तो क्या ये ऊंचाई इसके बराबर रहेगी क्या, जब ये 10 है तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि ये हाइट भी 10 रहेगी भैया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार कितना 10 इंटू ऊंचाई कितनी 10, 2 से काट दें 5 बार, 10 पंजे के 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। क्या यही बात यही कही गई है क्या, वर्ग के किन्हीं भी दो कोनों से सामने वाली भुजा को छूता हुआ कोई त्रिभुज बनाया जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना था 100, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 50, हो गया क्या आधा। ये कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई आपके यहां से। यदि हम यहां पर देखें तो वही कंडीशन यहां पर बनेगी, क्या यहां से यहां तक की हाइट जो है 15 आ जाएगी क्या, भाई इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल तो 15 गुणा 15 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इस वर्ग का क्षेत्रफल तो कितना आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल तो आ जाएगा बेटा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब मैं ट्राइंगल की बात करूंगा तो ये आएगा 1/2 इंटू आधार ये वाला रहेगा 15 इंटू ऊंचाई ये वाली रहेगी इसके बराबर 15, 2 से काटा 7.5 बार और 7.5 करेंगे तो 15 सत्ते 105 और 15 5 75, ये आ जाएगा बेटा 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि 225 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या है आधा है। तो ये बात भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछ लिया जाता है। सवाल कैसे पूछा जाता है, सवाल ऐसे पूछा जाता है, देखिए दिया गया ए बी सी डी एक वर्ग है जिसमें कोने डी व सी से सामने वाली भुजा को छूता हुआ एक ट्राइंगल डी एम सी बना दिया गया। ट्राइंगल डी एम सी का क्षेत्रफल, ट्राइंगल डी एम सी का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताओ स्क्वायर ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, कितना होगा बेटा। अरे ये ट्राइंगल आधा क्षेत्रफल होता है तो इसका दुगना हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना है 24, तो पूरे इसका कितना होगा दुगना होगा 48 होगा। चाहे बात इधर से कह दूं चाहे बात इधर से कह दूं, बात एक ही है। चाहे तो यूं कह दूं कि ये ट्राइंगल वर्ग का आधा होता है, चाहे यूं कह दूं कि वर्ग ट्राइंगल का दुगना होता है, बात एक ही है ना, है कि नहीं। चलिए ये बात समझ में आ गई, चलें थोड़ा सा आगे। कुछ लोग तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे तो राम कथा पंडाल में आए, पीछे कुछ लड़कियां यूं आधा आधा समझ में आ रहा है गुरुजी, आधा नहीं आ रहा है। अरे ऐसा कोई विद्यार्थी है क्या ईमानदारी से जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, हाथ खड़ा कर देना। मैं प्रयास करूंगा 2 बार समझाने का, प्रयास करूंगा 3 बार समझाने का। सबको आ रहा है, बोला बोलेंगे भी नहीं, आ रहा है बेटा। किसकी, ट्रायंगल की, ट्रायंगल की कौन, इस वर्ग की भुजा क्या होगी। तो देखिए बेटा इसका क्षेत्रफल हमें पता लग गया कितना है 48। तो इस ये भुजा कब आई, ये क्षेत्रफल कब आया होगा, हम मान लेते हैं ये वाली भुजा ए रही होगी, ये वाली भुजा भी ए रही होगी। जब ये ए गुणा ए करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो रहा होगा 48 सेंटीमीटर के। तो यदि ये भुजा पूछे तो आ जाएगा √48 सेंटीमीटर। जब तक पूरा पूरा रूट नहीं आए तो आप ऐसा लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो ना 16 गुणा 3, बात समझ में आ रही है। इसको यूं भी लिख सकते हैं आप 16 गुणा 3 हो गया 48, 16 का पूरा पूरा आ गया 4√3 सेंटीमीटर, इसकी भुजा आ जाएगी। बात जब अपन सवालों पे बात करेंगे तो ऐसे कई सवाल मैं आपको दूंगा, ठीक है। यस, और कोई किसी की क्यूरी भैया, चलें आगे। 5 किलो की मुंडी को ऐसे हिलाते हैं, चलता रहे, कई टेंशन नहीं हमारे, तो रुके तो रुक जा, बैठे तो बैठ जा, और सोए तो भली सो भी जा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ऐसे काम नहीं चलना है। नेक्स्ट पॉइंट,
ये रहा। यदि किसी वर्ग के कोने से एक छोटा वर्ग काट दिया जाए तो उसके परिमाप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात को समझने का प्रयास करिएगा। ये वर्ग है, ये वर्ग है, मान लीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, किसी वर्ग के कोने से, कोना कोई सा भी ले लिया जाए, ये वाला ले ले, चाहे ये वाला ले ले, चाहे ये वाला ले ले, चाहे ये वाला ले ले, इससे एक छोटा वर्ग काट दिया जाए, क्या कर दिया जाए, छोटा वर्ग काट दिया जाए, तो इसके परिमाप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके परिमाप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये वाला जो हमारा स्क्वायर था, ये वाला जो हमारा स्क्वायर था, एक मिनट, ये मान लीजिए 10 10 10 और 10, यदि हम कुछ भी नहीं काटते, एज इट इज ये वर्ग होता, तो इसका परिमाप कितना होता, 40 होता या नहीं होता। अब अपन ऐसा कर रहे हैं कि यहां से इसका एक कोई सा भी कोना काट दें, आप कहो जैसा, मान लीजिए अब की बार मैं इसको काटता हूं, ठीक है, ये वाला कोना काटा, कितने सेंटीमीटर का काटूं, आप कहो उतने का काट दूं, 2 का काट दूं, आप कहो तो 2.25 का काट दूं, आप कहो तो 2.5 का काट दूं, बोलो 2 का ही काट देते हैं। 2 का जब ये कटा होगा तो ये इस प्रकार कटा होगा बेटा, इसी प्रकार कटा होगा ना। इसका मतलब ये 2, ये 2, ये भी 2 और ये भी 2, यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, ये भी 2 और ये भी 2, ठीक है। यहां से ये कोना कट गया, इसको वापस मिटा देता हूं, ये कोना हमारा कट चुका है, ये कट गया, ठीक है। अब इसका पैरामीटर हम देखते हैं। मुझे एक बात पहले तो ये बता दो, ये पूरा यहां से यहां तक 10 रहेगा क्या, आप कहोगे गुरुजी कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये पूरा 10 रहेगा क्या, ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हो तो इंटेलिजेंट आप सब लोग, ये भी 8 और ये भी। क्यों पता किया आपने कि भाई ये लाइन यहां तक आती तो 10 होती, इसमें से इतनी लाइन कम हो गई, मतलब 2 लाइन कम हो गई 2 सेंटीमीटर की, इसका मतलब ये कितनी रह गई, 8, और ये पूरी आती तो 10 होती, ये कम हो गई 2 सेंटीमीटर की, तो ये कितनी रह गई बेटा, 8। अब इसका परिमाप देख लें हम, परिमाप यहां से किसी भी एक स्थान से चलो, वापस उसी स्थान पर आ जाओ, परिमाप कहलाता है यहां से यहां तक कोई फर्क पड़ा क्या, 10 20 8 28 2 30 2 32 और 8 40, कोई सा भी कोना अपन काटेंगे, कितने ही सेंटीमीटर का अपन कोना काटेंगे, उसके परिमाप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी हम क्या करते हैं, एग्जाम में अपनी मेंटिलिटी लगाते हैं, अपनी मानसिक योग्यता का पूरा परिचय देते हैं कि वर्ग था, उसका परिमाप था, उसमें से कोना कट गया तो परिमाप भी कट गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये बात आप समझना और उसको अच्छे से पॉइंट को अपने माइंड में डिनोट करना। बात आ गई समझ में। यदि इसी की जगह एक नेक्स्ट बात में ले रहा हूं, इसी की जगह अपन ऐसा कर दें, कोना नहीं काट करके किसी भी एक भुजा के मध्य बिंदु से काट दें, क्या कर दें, भुजा के मध्य बिंदु से काट दें। अब की बार मैंने ऐसा आपको बताया है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा से छोटा वर्ग काट दिया जाए तो परिमाप सदैव बढ़ेगा, बराबर भी नहीं रहेगा, घटेगा भी नहीं, क्या होगा, बढ़ेगा। देखना समझना थोड़ा सा, ये मान लीजिए एक वर्ग है, एक भुजा से, कोई सी भी भुजा ले लो, चाहे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, चाहे ये ले लो, मान लीजिए मैं ऊपर की ले रहा हूं, इससे एक वर्ग काट दिया, इसी प्रकार कटेगा क्या वर्ग, कटेगा ना, ये कट गया, ये लो कट गया, एक वर्ग काट दिया। मान लीजिए ये भुजा हमारी 10 थी, ये भी हमारी 10 थी, ये भी हमारी 10 थी, और हमने 2 सेंटीमीटर का वर्ग काटा है, ऊपर से भी ये जो उड़ी है, यहां से यहां तक उड़ी है, ये 2 है, कितनी है बेटा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं इसके परिमाप पर क्या फर्क पड़ेगा, तो हम देखेंगे भैया इस पे कोई फर्क पड़ा क्या, 10, इस पे कोई फर्क पड़ा क्या, 20, इस पे कोई फर्क पड़ा क्या, 30, इस पे पड़ा क्या, पड़ा है। मुझे एक बात बताओ, ये पूरी ब्लू से लेकर के और येलो लाइन पूरी होती तो कितनी होती, अब ये बीच में से केवल ब्लू लाइन 2 सेंटीमीटर की कट गई,
इसका मतलब यहां से यहां तक की येलो और यहां से यहां तक की येलो दोनों मिलकर के कितनी है? 8 है कि नहीं? तो 8 तो पैरामीटर इसका और इसका हुआ, और 2 और 2 4 और 2 6 इसका हुआ। पैरामीटर का मतलब बाउंड्री लाइन पे चलना होता है। तो 8 तो वो और 6 ये पैरामीटर कितना हो गया? 14। ये कितना था? 10। 14 और 10 24 और 10 34 और 10 44। अब की बार परिमाप बढ़ गया और कितना हो गया बेटा? 44 सेंटीमीटर हो गया। अब मैं धीरे धीरे आपको इस स्थिति में भी ले जाने का प्रयास करूंगा कि यहां पर वर्ग की जगह आयत काट दिया जाए। आप सोचिएगा जब सवाल करें तब। अब की बार वर्ग काटा है, अब की बार आयत काट दे तो क्या होगा, ट्रायंगल काट दे तो क्या होगा, सर्कल काट दे तो क्या होगा, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। कुछ प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। अभी मैंने केवल आपको एक दिशा दी है, एक बेसिक बताया कि इस प्रकार से कटता है, तो आप इस प्रकार से इसको डिनोट करो। बात समझ में आ गई? चले आगे, बढ़े या नहीं बढ़े? चलिए नेक्स्ट बात, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। ये एक ट्रायंगल का थ्योरिज्म है, लेकिन इस थ्योरिज्म को आप यहां भी पढ़ लीजिए, आगे भी मैं आपको 2-3 जगह पढ़ाऊंगा। ये ट्रायंगल का थ्योरिज्म क्या कहता है, ये बेटा ज्योमेट्री में भी आता है और ये मेंसुरेशन में भी आता है और ये कई जगह काम आता है। ये इस प्रकार कहता है कि यदि कोई ट्रायंगल है, कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज मान लीजिए ए बी और सी है, इस त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से कोई एक नई रेखा बना दी जाए। मान लीजिए अभी मैं एक काम ये कर दूं, इसको और इसको ले लेता हूं, ये मध्य बिंदु थे, मिड पॉइंट था। क्या था? ये मिड पॉइंट ठीक से नहीं आया, इसको दोबारा ले लेते। इसका मिड पॉइंट लगभग यहां आएगा, इसका मिड पॉइंट लगभग यहां आएगा। एक तो स्थिति ऐसी बन सकती है। एक दूसरा ट्रायंगल में यहां पर बना रहा हूं, पहले मैंने इन दोनों को लिया था, अब की बार इन दोनों को नहीं लेकर के इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है, इसको ले लिया। अब की बार इसको भी नहीं लेकर के एक ट्रायंगल बना रहा हूं। पहले मैंने इन दोनों को लिया था, फिर मैंने इन दोनों को लिया, अब की बार इन दोनों को ले रहा हूं। इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है। त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को लेकर के और एक सीधी रेखा बना दी जाए। एक तो ऐसे बनेगी, एक ऐसे बनेगी, या फिर एक ऐसे बनेगी। ठीक है, ये जो रेखा बनती है, ये सामने वाली इस भुजा की आधी होती है। पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यदि ये 10 है तो डेफिनेटली ये कितनी रहेगी? 5 रहेगी। और समानांतर भी होती है, मतलब आगे जाकर के कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी, आपस में क्रॉस नहीं करेंगे। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी और समानांतर होती है। यह बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। मुझे एक बात बताओ बेटा, ये वाली भुजा यदि 6 सेंटीमीटर की है तो ये वाली भुजा कितनी होगी? वेरी नाइस। ये वाली भुजा कितनी होगी? 12। ये वाली भुजा यदि मान लीजिए मेरी 18 सेंटीमीटर की है, ये वाली, तो ये वाली भुजा कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? किसी भी ट्रायंगल की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सामने वाली भुजा की आधी तथा समानांतर होती है। यदि मान लीजिए एक ट्रायंगल होता, इसकी ये भुजा 6 सेंटीमीटर होती, ये भुजा 8 सेंटीमीटर होती और ये भुजा 10 सेंटीमीटर होती, और आपसे कहता कि भाई इसकी माप बताइए, क्या होती? अब यहां से सवाल बनेगा, ट्रायंगल में मैं बनाऊंगा, मैं ये कहूंगा कि ये पॉइंट मेरा M है, ये पॉइंट मेरा N है, तो क्या एक ट्रायंगल AMN बन गया क्या? और एक चतुर्भुज MBCN बन गया क्या? ट्रायंगल का एरिया ज्यादा है या फिर चतुर्भुज का एरिया ज्यादा है? और ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो आप यहां बता सकते हैं, दो भुजाओं के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब ये पूरी लाइन 6 की है, तो ये मध्य बिंदु 3 का है, 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और यहां पर यदि मैं बात करूंगा तो ये 8 का, ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? और ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? और 3 4 5, तो एक समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अनुपात होता है, ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो 1/2 इंटू आधार 3 को मान ले, ऊंचाई 4 को मान ले, तो 2 से
2 बार कट जाएगा, 3 दूनी के 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ऊपर वाले का क्षेत्रफल आ गया और इसका क्षेत्रफल आपको निकालना नहीं भी आता है तो ऑल्टरनेट आपको एक पता होता है कि जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो, एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज, बड़े त्रिभुज में से छोटा त्रिभुज घटा दे तो ऑटोमेटिक चतुर्भुज का क्षेत्रफल बच जाएगा। बचेगा या नहीं बचेगा बोलो? और जब 3 भुजा दे रखी हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट होता है। ये बात आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैं आपको आगे ट्राइंगल में पढ़ा दूंगा। वो ऐसे घूर रहे जैसे तो मैंने कोई महापाप कर दिया है? बोले यार देख पढ़ाता तो ठीक है लेकिन एक तो तेज तेज चलता है, हमारी क्या स्लो चलने की आदत है। बेटा अब आप कंपटीशन में आ गए, आप 5th या 7th क्लास स्टैंडर्ड के बालक नहीं है जो आपको बार बार किसी चीज को रिपीट किया जाए। पर आपके लिए फायदे का सौदा एक ये है कि ये सारी क्लासें रिकॉर्ड हो रही हैं तो आप घर पे जाकर के 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप देखोगे उतना ही आपको फायदा होने वाला है। क्योंकि जिस व्यक्ति का बेसिक जितना अच्छा होगा, मैं कह रहा हूं कि इतना अच्छा टारगेट वो एग्जाम में करेगा। जो विद्यार्थी 50 में से 50 सवाल हल करते हैं ना, उनका बेसिक बहुत स्ट्रांग होता है। अब आपने टारगेट तो बना लिया 50 में से 50, रटने से कभी भी आप 50 में से 50 सवाल हल नहीं कर सकते, इस बात की मेरी गारंटी है। अब ये बात आपके समझ में आ गई क्या? किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सामने वाली भुजा की आधी और समानांतर होती है। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? आगे बढ़े। इसी थ्योरिज्म को ध्यान रखते हुए एक वर्ग का बहुत अच्छा सवाल बनता है जिसको आपको यहां पर देखना। देखिए क्या बनता है, यह सवाल है कि यदि किसी वर्ग के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें तो बनने वाली आकृति कौन सी होगी। यह कई बार सवाल पूछा गया है। यहां पर मैंने लिख दिया आपको वर्ग होगी, लेकिन यहां पर देता है वो कौन सी होगी। और यह क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया, एज इट इज सवाल पूछा जाता है। तो किसी वर्ग के सभी भुजाओं को मध्य बिंदुओं को मिला दे तो बनने वाली आकृति सदैव वर्ग ही होती है। लेकिन आप कहेंगे कैसे? ऐसे आप देख लीजिए, ये मान लीजिए एक वर्ग है, वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिला दें। क्या करें? सभी भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु हो गया ये, इसका हो गया ये, इसका हो गया ये और इसका हो गया ये। ठीक है, मुझे एक बात बताओ भाई, मैं अभी तक आपको पढ़ाता हुआ आया हूं, ये वर्ग होता है और वर्ग की ये वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। और जब इस मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये आकृति क्या ऐसे ही बनेगी? क्या बनेगी या नहीं बनेगी? अब ये नीचे वाली आकृति को 1 मिनट के लिए भूल जाइए। मुझे एक बात बताइए, ये एक ट्राइंगल बन गया ऊपर ऊपर जो दिख रहा है, नीचे वाले को अपन भूल जाते हैं। और ये ट्राइंगल की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इस सामने वाली भुजा की आधी होगी क्या? यदि मान लीजिए मेरा ये विकर्ण ए है तो ये वाली भुजा मेरी a/2 होगी क्या? आप कहोगे गुरुजी 100% होगी। होगी या नहीं होगी? यदि यही कंडीशन में यहां पर लाऊं तो आप क्या कहोगे? अभी आप ऊपर वाले को भूल जाइए, आप नीचे वाले पे आ जाइए। वर्ग का विकर्ण यदि ए है तो 2 भुजाओं को, एक ट्राइंगल की, ट्राइंगल बन रहा है यहां से यहां तक, एक ट्राइंगल की 2 भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सामने वाली भुजा की आधी होती है। जब मेरा ये विकर्ण ए है तो क्या ये वाली रेखा भी a/2 होगी क्या? अब की बार ऐसा करते हैं बेटा, इस वाले पूरे इसको भूल जाते हैं। ठीक है, इसको हम भूल गए, ये वाले को। अब की बार हम डायगोनल इसको ले लेते हैं। 2 डायगोनल होते हैं ना, और दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। जब ये वाला डायगोनल ए था तो डेफिनेटली ये वाला डायगोनल भी क्या होगा? ए ही होगा। ये बात तो सत्य है। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक ट्राइंगल है, अभी ये ऊपर वाला भूलिए, ये नीचे वाला एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इस सामने वाली भुजा की आधी होगी क्या? जब ये ए है तो मेरी ये वाली भुजा भी a/2 होगी क्या?
और सेम कंडीशन अपन ऊपर वाले में फॉलो करते हैं। अब नीचे वाले को भूल जाइए। ये एक ट्राइंगल बन गया कंप्लीट। ट्राइंगल के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सामने वाली भुजा की आधी होगी क्या? आप कहोगे निश्चित होगी, a/2। क्या चारों के चारों भुजाएं बराबर हो गई क्या? और मैंने आपको जब ये पूरा बताया था तब मैंने आपको बताया था कि चार जो ट्राइंगल बनते हैं उन चारों ट्राइंगलों में जो एंगल जो होते हैं वो सब बराबर होते हैं। तो मिड वाला जो एंगल यहां पर बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, यहां पर भी 90 डिग्री का बनेगा, यहां पर भी 90 डिग्री का बनेगा, यहां पर भी 90 डिग्री का बनेगा। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों एंगल 90 डिग्री के हो क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। बात समझ में आ गई? यदि किसी वर्ग के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दे तो बनने वाली आकृति क्या होगी? वर्ग होगी। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। यदि नहीं आती है तो तोते की तरह घर बैठ के रट लेना। वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली आकृति वर्ग होगी, वर्ग के मध्य बिंदु वर्ग होगी। ऐसे एक तरीका है बच्चों का पढ़ने। मैं देखता हूं कई बच्चों को ऐसा पढ़ते हैं, है ना। कई बार जब मैं स्टूडेंट के वहां जाता हूं कमरे पे अचानक, तो मैं देखता हूं कि वो इस प्रकार से पढ़ रहे हैं, किताब ले रखी है राजस्थान की राजधानी की, और बोला गुरुजी परीक्षा आज तक एक भी पास नहीं हुई। अरे होगी कहां से? ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है अपना, पढ़ थोड़ी रहा है ना। तो ऐसा नहीं करना है, समझना है बात को अच्छे से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये सारी पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा मैं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये अब थोड़े से अपर लेवल की बात हम करने लग गए, थोड़े से अपर लेवल की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये लेवल आपके लिए अपर इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप काफी टाइम से इन चीजों को देख रहे हैं, पिछली 2 क्लासों से देख रहे हैं। ये वही बात आने वाली है जिस बात को हम कर रहे थे। किसी वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा की आधी होती है। पहले तो समझिए, किसी वर्ग के, वर्ग तो जानते हो ना कैसा होता है? कैसा होता है? ऐसा ही होता है क्या? चलिए, किसी वर्ग के अंतःवृत्त, इसके अंदर कोई मान लीजिए व्रत बना दे। क्या बना दे? व्रत बना दे। व्रत ऐसा बनना चाहिए जो चारों भुजाओं को छुए। हाँ, चारों भुजाओं को टच करेगा। डिलीट भी नहीं होगा क्या? चलो वैसे ही बना देता हूं। किसी वर्ग के अंदर कोई व्रत बना दिया मैंने, और ये व्रत जो होगा वो चारों भुजाओं को छूता हुआ होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इस प्रकार का व्रत बनेगा, ठीक है। बात कर रहा हूं मैं अंतःव्रत की, ये बात आप नोट रखना बेटा। परिव्रत की बात नहीं कर रहा हूं। परिव्रत का मतलब होता है वर्ग के बाहर व्रत बनाना, परि यानी चारों ओर व्रत बनाना। अंतःव्रत का मतलब होता है उसके अंदर व्रत बना देना। यदि इसके मैंने अंदर व्रत बना दिए तो बेटा इससे आजकल सवाल जो है 3 प्रकार के इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल तो यह पूछा जाता है कि वर्ग का क्षेत्रफल या व्रत का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा? पहली बात। दूसरी बात यह पूछ ली जाती है कि यदि मान लीजिए ये एक आकृति आपको नजर आ रही है, इसमें कुछ आकृति ऐसी है जो कोने पे है, इसको डार्कन कर देगा, छायांकित कर देगा, और आपसे पूछ लेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक छोटे लेवल पे सवाल यह पूछ सकता है कि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ व्रत की त्रिज्या क्या होगी, या व्रत का परिमाप क्या होगा, व्रत की परिधि क्या होगी, व्रत का क्षेत्रफल क्या होगा, आदि आदि सवाल पूछ लेता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि यदि किसी वर्ग के अंतःव्रत की त्रिज्या की बात की जाए तो वो भुजा की आधी होती है। क्यों? देखिए, यदि मान लीजिए वर्ग की भुजा मेरी 10 है, कितनी है बेटा? 10 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भैया ये भी यहां से यहां तक भी 10 है? जब ये यहां से यहां तक 10 है तो डेफिनेटली ये यहां से यहां तक भी 10 है कि नहीं है? और ये व्रत का सेंटर पॉइंट होता है, और सेंटर पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक की दूरी हमारी आर होती है कि नहीं होती है? और यहां से यहां तक आर है, तो ये मेरी यहां से यहां तक भी आर है या नहीं है?
यहां पर मैं बात करूं तो ये 10 है, तो ये भी 10 है, और ये भी 10 है, तो ये भी 10 है, लेकिन ये जो 10 है उसका नाम है व्यास। मैंने आपको कल बताया था परसों की क्लास में, क्या बताया था कि परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होकर के गुजरती है क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, ये बात भी मैंने बताई थी। और किसी भी वृत्त में अनंत व्यास होते हैं, ये बात भी मैंने बताई। तो जब इसका व्यास हमने यहां से यहां तक देखा तो हमें 10 मिल गया। जब ये 10 मिल गया तो हम ये कह सकते हैं कि दो त्रिज्याएं होती हैं, यहां से यहां तक ये 5 रहा होगा, यहां से यहां तक भी ये 5 रहा होगा। तो हम एक बात कह सकते हैं क्या कि किसी भी वर्ग के अंदर कोई वृत्त बना दिया जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या जो होती है ये भुजा की आधी होती है। बात सही है या गलत है? यदि मान लीजिए मैं इसको इधर से नहीं लेकर के इधर से लेता तो भी बात वही थी, क्या फर्क पड़ रहा था भाई? ये यहां से यहां तक 10 है तो यहां से यहां तक भी 10 है, और यहां से यहां तक 10 है तो इसका मतलब यहां से यहां तक केंद्र हो गया, ये आधा हो गया, और यहां से यहां तक भी आधा हो गया, तो ये 5 5। तो पहली बात मैंने यहां पर की है, किसी वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा की आधी होती है, और किसी वर्ग के अंतःवृत्त का व्यास भुजा के बराबर होता है। सवाल कई बार यहां से पूछ लिया जाता है, बहुत छोटा सवाल है कि 20 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के अंदर कोई वृत्त बना दिया जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? अभी तो आपको याद आ रहा है, लेकिन परीक्षा में ऐसा लगता है हे भगवान कैसा सवाल दे दिया, ऐसे सवाल हमें देने थे क्या? हाँ, तो आजकल वो पूछना बंद कर दिया है उसने कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप बताओ। ये पूछना क्या कर दिया उसने? बंद कर दिया है, लेवल को बढ़ा दिया है, तो सवाल ऐसे पूछने लग गया है। कल्पना करो इस बात की, आप मान लीजिए बेटा ये मेरी 10 की जगह में इसको एक सवाल में क्रिएट करता हूं, कैसे कैसे सवाल इससे बनते हैं थोड़ा सा आप देखिएगा। मान लीजिए मैं मान लेता हूं मेरी ये भुजा वर्ग की 14 सेंटीमीटर है। 3 मेजर सवाल यहां से बनेंगे। सवाल नंबर 1 बनेगा हमारा, वर्ग का क्षेत्रफल या परिमाप क्या होगा? बहुत सीधी बात है, निकाल लोगे। परिमाप तो आप कहोगे 14 14 14 14 56, परिमाप तो क्या हो जाएगा? और यदि क्षेत्रफल की बात करूं तो 14 गुणा 14 ये हो जाएगा मेरा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसको ऐसे नहीं आता है कि 14 का स्क्वायर 196 होता है, वो ऐसे भी गुणा कर सकता है। भारतीय हैं और भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 16 का 6, हासिल लगी 1। ऐसे जरूर लगाना, ऐसे लगाने में बड़ा आनंद आता है ना? हाँ सर, कुछ तो बोल रहे हैं, हाँ सर आता तो है आनंद। ऐसे नहीं लगाना है क्योंकि हम कंपटीशन के विद्यार्थी हो गए, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। हाँ लगाते हैं, वही बदलना है। मैं भी यही कह रहा हूं कि वही चीज पहले लगाते थे, अभी बदलना है। अभी आपको 14 गुणा 14 करना है तो सीधा 14 का स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करना नहीं आता है तो इसके बाद ऑफलाइन क्लास में मेरे से पूछ लेना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ऐसा एक ही ट्रिक बता दूंगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया बेटा? 196। और वर्ग का परिमाप क्या हो गया? बहुत सीधी बात। यदि यहां से ये पूछ ले आपसे कि इस वर्ग के अंदर वृत्त बना दिया गया, इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, आप निश्चित रूप से बता दोगे। अभी हमने पढ़ा है कि वर्ग के अंदर कोई वृत्त आ जाता है, उसकी त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी होती है, तो कितनी हो जाएगी बेटा? इस वृत्त का व्यास क्या है? तो आप कहोगे भुजा के बराबर है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी सवाल को थोड़ा सा और लेवल पे बना करके मैं यूं दे देता कि एक वर्ग है जिसके अंदर एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या या व्यास, इसके वृत्त का व्यास x स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो बताओ वृत्त की परिधि क्या होगी? तो थोड़ा गड़बड़ तो होना था ना। बोला गुरु जी x का नाम आ गया, गड़बड़ क्यों नहीं होगा? भैया अभी बता रहा हूं मैं, ये x स्क्वायर बता रहा है, इस x स्क्वायर की जगह 2x लूंगा तब तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये x और ये x गुणा, ये x स्क्वायर में मैंने गलत दे दिया लिखने में,
2x ले लिया, तो ये x और x, तो अब आपको पता लग गया कि भैया जी ये व्यास जो है किसके बराबर है, 2x के बराबर, और त्रिज्या किसके बराबर है, x के बराबर। यदि हमसे ये यहां से यहां तक की बात करें तो ये व्यास के बराबर होता है या त्रिज्या के बराबर, व्यास के बराबर, तो ये भी कितना हो गया, परिमाप पूछ रहा है 2x 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 2x, कितना हो गया 8x। क्षेत्रफल पूछता तो 2x गुणा 2x 4x²। विकर्ण पूछता तो √2 2x, या फिर 2x √2 कैसे ही कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बात आ गई समझ में। त्रिज्या आपने निकाल ली, व्यास आपने निकाल लिया। अब यदि आपसे पूछ ले ये इसी के अंदर कि बताओ भैया जी इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमारा 14 सेंटीमीटर है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैंने कल वृत्त के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला बताया था क्या आपको, πr² बताया था क्या। पाई का मतलब है 22/7 गुणा आर, आप बता सकते हैं कितनी है, 7 है, त्रिज्या इसकी आधी है, तो 7 गुणा 7 कितना हो गया 154। क्षेत्रफल कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अब मुझे एक बात बता दो, यहां तो आप कंपेयर करके, ये वर्ग का क्षेत्रफल है 196 और इसका क्षेत्रफल है वृत्त का 154, किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, वर्ग का। किससे, क्षेत्रफल का मतलब वह भाग जहां पर फल लगता है, यही बात बताई थी क्या। ये कितना है 154 और कंप्लीट कितना है। अब यदि इसी में एक सवाल यूं घुसेड़ दे कि ये वाला भाग जो डार्कन कर रखा है ना, ये इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आप क्या करोगे, पूरे का क्षेत्रफल है कितना 196, इसमें से अंदर वाले का क्षेत्रफल है कितना 154, आप ऐसे कर दोगे 196 माइनस 154, 6 में से 2 गए 4, 9 में से 5 गया 4, ये आपका आ जाएगा बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई, बढ़े आगे चलिए। हाँ परिधि भी पूछ सकता है, परिधि में डिफरेंस भी पूछ सकता है। अभी मैं केवल आपको ये चीज समझा रहा हूं, जब मैं सवालों पे बात करूंगा कल की क्लास के बाद में, तो निश्चित रूप से ऐसे सवाल मैं आपको दूंगा और यहां पे सॉल्व भी करवाऊंगा, है ना। चलिए अब पहले अपन पढ़ रहे थे अंतःवृत्त, अब की बार अपन देखते हैं परिवृत्त। परिवृत्त का मतलब होता है किसी वर्ग के बाहर बनाया गया वृत्त, किसी वर्ग के बाहर बनाया गया वृत्त परिवृत्त कहलाता है। ये मान लीजिए हमारा वर्ग है, इसके बाहर कोई वृत्त बना दें जो इसकी चारों भुजाओं को छूता हुआ हो, इसी प्रकार बनेगा क्या, इसी प्रकार बनेगा क्या। तो इसकी यदि अपन वृत्त की त्रिज्या निकालें, इसकी क्या निकालें त्रिज्या, तो त्रिज्या तो मैं आपको ये बता दूं, ये सेंटर पॉइंट है वृत्त का, सेंटर पॉइंट से लेकर के सरकमफ्रेंस तक की दूरी त्रिज्या होती है क्या, सेंटर पॉइंट से लेकर के सरकमफ्रेंस तक की दूरी त्रिज्या होती है क्या, और त्रिज्या मिलकर के व्यास होता है क्या। तो इस वृत्त का व्यास क्या इस वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा क्या। यहां से यहां तक की मैं बात करूं तो ये हो गया बेटा क्या व्यास, और वर्ग का क्या बन गया ये विकर्ण। यदि यहां पर भी मैं बात करूं तो ये इस प्रकार चलेगा क्या। तो यदि किसी भी वर्ग के बाहर कोई वृत्त बना दिया जाए या परिवृत्त जिसको अपन कहते हैं, उसकी त्रिज्या तो विकर्ण का आधा होती है और व्यास विकर्ण के बराबर होता है। ये दोनों बातें मैंने यहां पर कर रखी। बात समझ में आई क्या। अब एक सवाल से अपन समझने का प्रयास करते हैं। मुझे एक बात बताओ, एक सवाल मैं यहां पर ले लेता हूं और इसको आपको सॉल्व करके मुझे बताना। ये मान लीजिए एक मैंने ले लिया वर्ग, एक तो इस वर्ग के अंदर मैंने कोई वृत्त बना दिया जो इसकी चारों भुजाओं को छूता हुआ है। कहीं थोड़ा बहुत गैप रह जाए ना तो आप मान लेना कि वो छू रहा था, ठीक है।
चित्र बनाने में हल्का फुल्का गैप रह सकता है। एक तो हो गया ये, और एक इसी के अंदर अपन बना देते हैं परिवृत्त, एक ही के अंदर। चलिए, गोल बने या नहीं बने आप मान लेना कि ये गोल था, थोड़ा सा बना देता हूं गोल इसको। बना क्या? हाँ बन गया, थोड़ा बहुत गोल तो बन ही गया, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बताओ, इसको अपन मान लेते हैं स्मॉल आर, अंतःवृत्त की त्रिज्या हमारी स्मॉल आर, या फिर अपन सीधे सवाल पे बात कर लेते हैं। ये वर्ग की जो भुजा है ना हमारी बेटा, ये है 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो यहां से दो सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहली बात तो मुझे बताओ, अंतः वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बिल्कुल, आप कहोगे वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, यदि ये 20 होती तो, यदि ये 50 होती तो, यदि ये 8 होती तो, समझ में आ गई बात? अनुपात परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या। मुझे एक बात बताओ बेटा, ये वाली वर्ग की भुजा 10 है तो इस परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? पहले तो आप ये कहोगे ये 10 है तो ये वाला जो मेरा डायगोनल है ये 10√2 है या नहीं है? और मैंने अभी आपको एक बात बताई है कि परिवृत्त की त्रिज्या विकर्ण का आधा होती है। 10√2 का आधा क्या हो जाएगी? 5√2। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा? 5√2। यदि मान लीजिए 20 होता तो ये हमारी 20√2 होती, और ये त्रिज्या 20√2 का क्या होती? आधा होती, 10√2 होती। जब हम कई बार, एक बार हमने इसको क्या माना, हम इधर देख लेते हैं, ये मैं भुजा लिख देता हूं यहां पर। भुजा मैंने मानी थी 10, तो अंत्यवृत्त की त्रिज्या क्या आई? 5। परिवृत्त की त्रिज्या क्या आई? यदि इसको मैं 20 मान लूं तो अंत्यवृत्त की त्रिज्या क्या आएगी? 10। परिवृत्त की त्रिज्या क्या आएगी? क्योंकि ये 20 रहेगी तो ये 20√2 रहेगी, और 20√2 का आधा मतलब 10√2 रहेगी। यदि मान लीजिए मैं इसको 8 मान लेता हूं भुजा को, तो ये अंत्यवृत्त की त्रिज्या क्या रहेगी? और परिवृत्त की त्रिज्या क्या रहेगी? 4√2 रहेगी या नहीं रहेगी? यदि यहां पर हम अनुपात देखें तो 5 से 5 कट गया, 10 से 10 कट गया, 4 से 4 कट गया, 1:√2। तकरीबन 25 बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, 25 बार ऐसे पूछा जाता है कि किसी वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो आपको बताना है 1:√2 होगा। बात समझ में आ गई? यदि व्यास के अनुपात की बात करते तो कैसे होता? इधर मैं लिख देता हूं व्यास। यहां पर अपन बात कर रहे हैं अब की बार व्यास की। किसकी? व्यास की। मान लीजिए भुजा मेरी 10 होती, ये भुजा भू से लिख दिया, ये अंतःवृत्त का व्यास, अंतःवृत्त का व्यास, और यहां पर मैं लिखूंगा परिवृत्त का व्यास। किसका बेटा? परिवृत्त का व्यास। ठीक है, चलिए मुझे एक बात बताओ, ये भुजा हमारी 10 होती तो अंतःवृत्त का व्यास क्या होता? 10। अंतःवृत्त का व्यास क्या होता? भुजा हमारी 10 तो अंतःवृत्त का व्यास भुजा के बराबर। देखिए ये मेरा 10 होता, लाल को भूल जाइए, अभी येलो पे और व्हाइट पे काम करते हैं। तो क्या यहां से यहां तक ये वाली जो रेड में बन रही है, ये वाली भी 10 के बराबर होती क्या? और मैंने आपको कहा था परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होकर गुजरती है क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। जब भुजा 10 तो अंतःवृत्त का व्यास भी कितना? 10। जब भुजा 10 तो परिवृत्त का व्यास क्या यही रहेगा क्या? ये वाला रहेगा या नहीं रहेगा? और ये इसका डायगोनल बनेगा जो कितना हो जाएगा? 10√2। ठीक है, यदि यहां पर अपन बात करें, एक मिनट, भुजा हमने कितनी ले ली? 10। तो अंतःवृत्त का व्यास क्या रहा? अंतःवृत्त का व्यास 10,
परिवृत्त का व्यास 10√2। यदि भुजा हम 8 ले लेते हैं, अंतःवृत्त का व्यास 8 और ये 8√2, ये 6 ले लेते हैं तो ये 6 और ये 6√2। ठीक है, तो यदि अंतःवृत्त के व्यास और परिवृत्त की व्यास की बात करें, व्यास की भी बात करें, तो भी हमारा अनुपात क्या होता है? 1:√2। लेकिन कई बार इस सवाल को कॉम्बिनेट करके देता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त का व्यास, ऐसा भी आपको दे दे तो आप घबराएं नहीं, बड़े आराम से सोच करके निकाल लें। जैसे मान लीजिए ये मेरी 10 थी, भुजा क्या थी? 10, और आपको दे रहा है अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी बेटा, और परिवृत्त का व्यास, तो आपको परिवृत्त का व्यास निकालना है 10√2, अनुपात हो जाएगा 1:2√2, ये आपका आंसर आएगा। ऐसे सवाल अक्सर दे दिए जाते हैं, ठीक है ना? तो आप इस पे भी थोड़ा सा फोकस करना। 2-3 बातें और रह गई हैं जिनको अपन कल देखते हैं, ठीक है?